डिम्पल जी, गुलाबशाह जी एंड विशु जेटली जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो कि अभी जो मैंने अभी मॉर्निंग में आई थिंक आधा घंटे पहले मैंने आप लोगों को शेयर किया है करंट अफेयर की बुकलेट, राइट, मंथली। अगस्त का भेजा है, सेंड किया है, तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि किसी ने देखा है। हैव अ ग्लांस। गुलाबशाह जी। जी सोनाली जी, गुड मॉर्निंग। देखा है तो कुछ चेंजेस जितने आपने कहे थे उससे ज्यादा कर दिए हैं मैंने, और चार्ट फॉर्म में आ गया है, पिक्चर फॉर्म में, हाँ। और इसका एक कवर पेज भी बन गया है। बट अभी एक चीज मिसिंग है, वो है उसका टॉपिक एंड सब टॉपिक विच इज मेंशन इन आफ्टर कवर पेज। ठीक है। सो हाँ, इंडेक्स थोड़ा सा जो है एक मिसिंग है इसमें। बट मैं पेज वाइज अगर देखने जाऊंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी मेरे लिए। सो इंडेक्स में शेयर कर दूंगा, बट उसमें पेज नंबर नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है। और कुछ चीजें हैं उसमें अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बट चलिए, होप फॉर द बेस्ट। ये कल पूरा टाइम लग गया ऐसे वो करने में। जो चीजें रिपीट थी वो उसके लिए गुलाबशाह अलवी जी को थैंक्स अ लॉट। उनकी वजह से ये हो पाया। ठीक है। और जितने भी टॉपिक पे आप लोगों को लगता होगा तो पहले ही, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भी सितंबर मंथ का भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज में कर दूंगा मैं। वो भी आप लोग चैप्टर वाइज बांट लीजिए, 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, और उसको देखकर फिर आप बता सकते हैं कि किसको और सिंप्लीफाई करना है। रेडी टू ईट होना चाहिए, बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। हालांकि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा अभी, क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न। ठीक है। चलिए, ये अब तक का बेस्ट, ये आप कह सकते हैं, यू कैन से, ये मैगजीन होगा अगस्त का। जी। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। भारतीय अर्थव्यवस्था, देर आर 40 पेजेस इसके अराउंड है ये। सो 2 to 3 डेज में ये हो जाना चाहिए। आई एम नॉट कंफर्म्ड, बट हो जाना चाहिए। ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना, बट कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको आप लोग एक कॉपी में अलग से मेंशन कीजिएगा। तो एक कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है। सभी लोग, सोनाली जी एंड विशु जी, है ना। देखो, यूपीएससी की नहीं, ये पीसीएस की बेसिकली चल रहा है। ठीक है। हमारा ये क्लास जो है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि पीसीएस वगैरह का मतलब उनका जो पूछने का जो तरीका है वो क्या है, वो हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो इससे आइडिया लगेगा ना। तो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, लेकिन मोटी मोटी चीजों को एड्रेस करते हुए चलना है। ठीक है। कौन कौन है? चलिए, ज्योति जी भी हैं, चलिए, लेकिन अभिषेक गौतम नहीं है। वेरी गुड। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब रुपए का एक देश। आप एक देश को आप अपना अपना परिवार मान लीजिए। ठीक है। एक फैमिली, तो एक फैमिली में एक हेड होगा, उसके वो अर्निंग होगा उसका, कुछ कुछ उसका, उसकी कमाई होगी, आपके मम्मी की, आपके पापा की, है ना, जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से एक देश का भी है, एक कंट्री का भी सेम एज इट इज होता है। ठीक है। तो बेसिक चीजें हम फिर से अभी इसको कवर करते हुए चलेंगे।
तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिम्पल जी दो हैं, ये कैसे हुआ? डिम्पल जी की दो आईडी कैसे हो सकती है? कौन है डिम्पल जी के नाम पर छुपा हुआ? अच्छा, अब ठीक है, वेरी गुड। कौन है? नहीं, अमित है। चलिए, चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोस्टली मुख्य स्रोत का देखिए, यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 94 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब एक जो नेशनल इनकम होता है बेसिकली, है ना, उसकी कमाई कैसे हो रही है, आय का जरिया क्या है, मेन सोर्स क्या है। ठीक है, तो 93 94 ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि 93 94 में क्या था। अभी वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का मतलब कि कितना आया, कितना कमाई हुआ और कितना पैसा कुछ लोगों ने कमा के बाहर भेज दिया। कुछ कंपनियां देश में पैसा लगाएंगी, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो वो पैसा अपने देश में लेके भी जाएगी। ठीक है, कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जिनका व्यापार विदेश में चल रहा होगा, पैसा उन्होंने विदेश में लगाया होगा, लेकिन उनका इनकम वापस लौट के आएगा इंडिया में। तो ये पर्सनल, पर्सन टू पर्सन भी होगा और जो कमर्शियल है वो भी होगा। यानी कि अडानी ने अगर कोई, अंबानी ने अगर कोई लंदन में कोई खोल रखा है तो वहां से पैसा आएगा यहाँ इंडिया। लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में स्टैब्लिश कर रखा तो वो पैसा यहाँ से बाहर जाएगा। ये बात समझ में आई? चलिए, तो भारत का सकल मूल्यवर्धन जो है का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तृतीयक क्षेत्र है, यानी कि सर्विस सेक्टर है। तीन सेक्टर्स है बेसिकली, इसको बांटा गया है। ठीक है, सर्विस सेक्टर, एक औद्योगिक क्षेत्र, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा है कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो टर्शरी में कौन आएगा? सेवा क्षेत्र। तो दो चीजें आपको जाननी होगी डिटेल में थोड़ी सी, वो है कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होती है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र हो गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं जरा सा। सोनाली जी, सेवा क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? सर्विस सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर आएगा? यानी कोई होटल खोला है तो वो किस में आएगा? उद्योग में आएगा या सर्विस सेक्टर में आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऐसे मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। सर्विस सेक्टर में, वेरी गुड। होटल खुलेगा तो सर्विस सेक्टर में, लेकिन अगर मैंने कपड़े की दुकान खोल रखी हो तो? क्या वो पर्सनल, जो छोटे से कपड़े की दुकान और एक अडानी अंबानी का, तो अडानी अंबानी तो औद्योगिक क्षेत्र समझ में आता है, लेकिन कपड़े की दुकान किस में आएगा? कोई कमेंट करके बताइए जल्दी से। कपड़े की दुकान सेकंड, सेकंड नहीं, सेकेंडरी में आएगा, उद्योग क्षेत्र में। कपड़े की दुकान कही गई है, वो सर्विस सेक्टर में ही आएगा ना बॉस। उद्योग कैसे है? आपने क्या कपड़ा जनरेट किया है, बनाया है उसको? आपने कपड़ा कहीं से खरीदा है, वो उद्योग थी ना आपका। आपकी शॉप है, आप बना बनाया माल बेच रहे हैं यहाँ पे, है ना, जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो जीवीए, ठीक है,
जो सकल मूल्यवर्धन जो है बेसिकली अभी जीडीपी की जगह पे क्या चलता है, जीडीपी को रिप्लेस किसने किया है, जीबीए ने किया है, सकल मूल्यवर्धन। तो आप क्या करोगे, इसका 22 से देख लीजिएगा, 22, 23, 24 तो चल ही रहा है, इसलिए 22 और 23 का आपको डेटा देखना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जब मैं करंट अफेयर वाला में सेक्शन में जाऊंगा तो फिर वहां फिर मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, तो क्लास ढंग से ले लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले करंट अफेयर में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक सेकंड। करंट अफेयर में हम इकोनॉमी वाला पोर्शन ही करेंगे। ठीक है, चलिए। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, कुछ राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संदर्भ में। पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। तो बेसिकली अभी अगर हम बात करें संतोषजनक, अब इसको अगर अपडेट करने में आए हम, तो 12 पंचवर्षीय योजना, पहले तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, पीसीएस अभी भी पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भी इसका डेट देख लीजिएगा, यानी 5 वर्ष। दो सबसे मैक्सिमम किसमें रही, औसत वृद्धि दर क्या रही। ठीक है, तो 12 पंचवर्षीय योजना कब से कब तक प्रारंभ हुई है, उसका डेट क्या है, कितना हमने एक्सपेक्टेशन किया था और कितना ग्रोथ रहा। मान लीजिए एक्सपेक्टेशन 4% रखा गया था और ग्रोथ 7% हुआ, तो क्या कभी ऐसा हुआ, हाँ एक बार हुआ है, नहीं एक नहीं 2 बार हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन 7% था और 4% ही, अमूमन यही रहा है कि भाई जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे कम ही रहा है। तो डेट देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के, जैसे डोमर हेराल्ड मॉडल है, वो देख लीजिए कि वो फर्स्ट में लाया गया या सेकंड में लाया गया। मेन थीम क्या रही पंचवर्षीय योजनाओं की, तो गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। ठीक है, तो वो किसमें की गई थी, 11वीं में की गई थी, 12वीं में की गई थी, ये देख लीजिए। ठीक है, लिखते चलिएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या आती है, वो समस्या क्या आती है बेसिकली, असंगठित क्षेत्र की, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, यानी कि जो मजदूर है या फिर जो खोमचे ठेले वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि इनके उत्पादन और आय के आंकड़े जो है वो किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते, यानी आपने छोले कुलचे बेच के कितना कमाया ये बताने नहीं जाओगे, आप छुपा ले जाओगे। बिल जो है, कच्चा बिल से ही काम चलता है ना। तो इससे राष्ट्रीय आय की गणना में कि कितनी हमने रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आकलन करने में कठिनाई होती है। उसका मौद्रिक मापन क्या है, उसका वैल्यू कितने रुपए का आपने सेल कर लिया, ये पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट को। तो ये असंगठित क्षेत्र ही है। जैसे कि अगर टीसीएस की बात करें तो उसने उसका बैलेंस शीट में होगा कि कितने रुपए का सॉफ्टवेयर बेचा, कितने रुपए का उसने सर्विस दिया, आप उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब चाय वाले से कितना, आप 24 घंटे तो कोई गवर्नमेंट अधिकारी बैठा नहीं रहेगा वहां पे, बात समझ रहे हैं। अब ठग्गू के लड्डू है कानपुर वाले, तो करोड़ों में बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे खड़ा होकर देख नहीं सकती ना कि कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, कितना कमाई हो रहा है, कितनी डील सेल परचेजिंग क्या है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया वो। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन देख लीजिएगा। संगठित क्षेत्र लिख लीजिए, डेफिनेशन, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। एक मैंने बताया नेशनल इनकम, वो देख लीजिएगा, ये किसको कहते हैं, इसमें इसकी गणना में कैसे की जाती है ये जरूर देखिएगा। ठीक है, और जितना पसीना यहां बहाइएगा मेंस आईएएस के प्री में, उतना आपको कम तकलीफ होने वाली है। अगर आपको एग्जामिनेशन को लेकर डर लग रहा है तो ये दिमाग में बैठाइए कि आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, ये तो आप सिर्फ अपना वार्म अप के लिए देने जा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, लेकिन 100% दीजिए। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय जो समक का आकलन किसके द्वारा किया, ये जो नेशनल इनकम एनएसएसओ द्वारा,
पहले सीएसओ था, अब उसका नाम हो गया है एनएसओ, नेशनल अकाउंट जो स्टैटिक है, एनएसओ ये आंकड़े जारी करता है। और इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 11-12, यानी कट ऑफ डेट क्या है? जैसे कि आपकी उम्र, विशु जी की उम्र हो गई 20 साल, तो 20 साल कहीं एक डेट ऑफ बर्थ तो होगा ना, तो डेट ऑफ बर्थ ही उनका कट ऑफ, वहां से हम काउंट करेंगे और आज के डेट में काउंट करेंगे कि कितने वर्ष हुआ उनका। जैसे यूपीएससी भी आपका कट ऑफ डेट मानता है कि भाई 1 अगस्त 2024, कम से कम आप 20 साल के या 18 साल के, 22 साल के, 21 साल के मिनिमम होने चाहिए, है ना? वो बेस ईयर। तो कहां से मानेंगे? बेस ईयर ये है, ठीक है। चलिए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि कितनी हो रही है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ब्रॉडर टर्म कौन सा है? ब्रॉडर टर्म है डेवलपमेंट। ग्रोथ तो केवल हो गया समृद्धि जो है, वो केवल आपके आपके पास कितना पैसा आया। मान लीजिए कि सोनाली जी के पास 10 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन वो, उनके पास खाने के लिए साधन नहीं है। खाने का साधन मतलब कि किसी गांव में है, उससे गांव में या फिर कुछ ऐसे जगह पे है जो अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जैसे कि भारत में प्रति व्यक्ति जो शेयर मार्केट बूम है सबके पास, मतलब आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां तरक्की कर रही है, लेकिन बीपीएल के नीचे अभी भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। तो हम कैसे डेवलपमेंट को अच्छा, किस डेवलपमेंट को अच्छा मानेंगे? वास्तविक आय आपकी क्या, कितनी हो रही है प्रति वर्ष, हर साल, ठीक है। चलिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में हमें हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, ठीक है, तो उसके उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। यानी कि कौन सी संस्था है जो औद्योगिक उत्पादन का, इनका अपना एक इंडेक्स होता है, उसको जारी करती है। देखिए, अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, राष्ट्रीय जो आय है उसको प्रति वर्ष, ये जो है राष्ट्रीय आय को, देश कितना की आय कितनी हुई, जैसे एक व्यक्ति की आय कितनी हुई, उसी तरह से एक नेशन की आय कितनी हो रही है। ये तो नेशन की आय एनएसएसओ करता है। पूरे देश में प्रोडक्शन का जो है, उसका जो सूचकांक है वो जारी कौन करता है? तो वो करता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको आईआईपी कहा जाता है। पहले तो सीएसओ करता था, अब एनएसएसओ द्वारा जारी किया, ये भी एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है। ये क्लियर हुआ? चलिए, अब एक इसको अपडेट कर लीजिएगा। बिहार, अब इन्होंने 18-19 का पूछा, देखिए 20 में है ना, तो उसी तरह से आप 22 और 23 का करके जाइएगा। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है कि नहीं, हम एकदम 10 में से 10 क्वेश्चन सही करना है, तो उस लेवल पे आपको जाने के लिए क्या करना होगा अमित कुमार जी? आपको करना होगा 5 साल का कम से कम, आपको देखना होगा कि कितना हुआ है, मतलब ग्रोथ जो पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी कंपैरिजन की तुलना में कम है, तो कितना राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत था, ये देखने की बात होगी। तो वो राष्ट्रीय औसत का, अब देखिए 21-22 है, तो आपको यहाँ पे 22-23 करना पड़ेगा। देखिए, तो 5 साल का अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि 5 साल में लगातार बढ़ा है, घटा है, या फ्लक्चुएट रहा है, कितने रुपए हैं, नेशनल इनकम कितना है देश में, ये भी अपडेट कीजिएगा। चालू वाले पे नहीं रखिएगा, स्थिर पे रखिएगा। दोनों पे कर, अच्छा दोनों पे कीजिएगा, चालू और स्थिर, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पे, ये भी कीजिएगा, ठीक है। कोई भी राज्य का जो डेवलपमेंट होता है, तो बेसिकली उसके जीडीपी के आधार पे, तो जीएबी के आधार पे हो गया अब तो, ठीक है। चलिए, तो बिहार का आपने क्या देख लिया? देखिए, अगर हम थोड़ा सा 19-20 का, 20-21 का देख लेते हैं, तो 20-21 का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे,
तो प्रति व्यक्ति आय बिहार का 30,621 रुपया है। ये था 19 में, और 19-20 में, और ये था 21 में, यानी 31,000 रुपया हुआ। 30 से 31 हो गया, कुछ थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आय 94 से 86 हो गया, यानी यहाँ पे पहले 96 था, अब प्रति व्यक्ति आय घटी है, ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। अल्प विकसित देश यानी बेसिकली अल्प विकसित नहीं कह के अब उसको विकासशील कहा जा रहा है ना। पुराना सवाल है भाई, है ना, विकासशील। तो जनसंख्या में अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? क्या नियोजन की आवश्यकता के कारण? नहीं, नियोजन का मतलब प्लानिंग, प्लानिंग की आवश्यकता के कारण कहा जाता है अल्प विकसित? नहीं, प्लानिंग तो जबरदस्त है हमारी, काम नहीं होता वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण हो गया। चलिए, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, बिल्कुल बात सही है, पर ये कब का सवाल है? ये 95 का है। अभी निर्भरता तो कम हो गई ना थोड़ी सी। चलिए, औद्योगिक जो उन्नति की मंद गति के कारण, ये तो सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। नियोजन का कोई मतलब नहीं, अब तो नीति आयोग कर रहा है नियोजन, प्लानिंग कौन करता है भारत में? नीति आयोग, ठीक है। अब योजना आयोग खत्म हो चुका। चलिए, तो विकसित देशों में अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा एज कंपेयर टू, तो देखो, कोई भी देश की का जो खान फूड जो है सप्लायर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही होगा। वो सॉफ्टवेयर नहीं खाएगा, वो कार नहीं खाएगा, है ना, उसको भोजन तो चाहिए। तो बेसिकली विकसित देशों में कृषि में लगी जो कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, ये ध्यान देना, न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। भारत में ये 49% है। और हम ये भी कहते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी, डिसगाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जो है, वो सबसे ज्यादा कहाँ देखी जाती है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। नहीं, अदृश्य बेरोजगारी, 5 लोगों का काम है लेकिन, सॉरी, 1 लोगों का काम है लेकिन 10 लोग लगे हुए हैं, पूरा फैमिली लगा हुआ है। एक को कह दिया कि जाओ पानी, खेत में पानी देख लेना, एक को कह दिया कि थोड़ा वो कर देना, जबकि एक आदमी वो सारा काम कर सकता था। लेकिन जॉब नहीं है तो चलो खेती ही कर लो यार, इसी में हाथ बटाओ, ये वाली बात आती है, ठीक है। तो पुनः विकसित देश का जो जीवीए है कृषि में, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 से 3% के बीच में रहता है, न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए तो। वहीं भारत में अगर कृषि का योगदान देखें तो अभी फिलहाल 18% के आसपास है। 21-22 है तो वही 18-19% से ही के बीच में। कोविड में थोड़ा सा बेटर हो गया था, ठीक है। तो औद्योगिक मंदी के फलस्वरूप भारत में मात्र लगभग 23% ही कार्यकारी, उद्योग में कितने लोग हैं खपे हुए हैं? 23% लोग। और जीएवी का योगदान कितना है? तो अब आपको क्या करना है, एक चार्ट देख लेना है। वो चार्ट क्या देखना है, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर देख लिया आपने, यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर देख लीजिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब इसमें आपको देखना है कि भाई पूरी जो अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा बड़ा भाग किसका है, तो सबसे बड़ा भाग ये हो जाएगा। 1 मिनट, इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये सर्विस सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका, उद्योग हो गया, इंडस्ट्रियल वाला हो गया सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये हो गया प्राइमरी। ये चार्ट आपको अभी मैं बताऊंगा, मतलब जब करंट अफेयर बताऊंगा तभी, ये करंट अफेयर का ही पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। सो हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कम से कम एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है।
तो अभी जीएवी यानी जीडीपी समझ लो, जीएवी को दिमाग में बैठा लो, रिप्लेस कर दो जीडीपी से। तो जीएवी में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा के दे रहा है, तो सर्विस सेक्टर, उसके बाद उद्योग इंडस्ट्रियल, उसके बाद एग्रीकल्चर है। तो सबसे कम एग्रीकल्चर से आ रहा है। कोविड के टाइम में इंडस्ट्री कम हो गया था क्योंकि काम धंधा बंद हो गया था, सब कुछ उसको ये कर दिया गया था, ठीक है, क्वारंटाइन किया गया था। तो लोगों ने प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन ये सिर्फ कोविड में हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसका सबसे ज्यादा जॉब लोग कहाँ खपे हुए हैं, एनरोलमेंट इनका कहाँ पे, एग्रीकल्चर में, लेकिन जॉब उतने ही कम है, मतलब पैसा उतना ही कम निकल के आ रहा है। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन है, यानी फर्स्ट तो ये हो गया सर्विस सेक्टर, सेकंड हो गया इंडस्ट्रियल वाला उद्योग, और थर्ड हो गया आपका एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन भी वैसे ही है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन जनरेट कर रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है, उसके बाद उद्योग से, और सबसे कम, जबकि ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा जॉब कहाँ मिल रही है, तो जॉब कृषि क्षेत्र में है 49%। क्लियर है? चलिए, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, क्यों रहा? क्योंकि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, बिल्कुल आज भी वही हालत है, ठीक है। सेक्स क्या लिख दिया, शोर, अच्छा ठीक है। अनियमित औद्योगिकरण के कारण, ठीक है, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, ऑब्वियस है कि हमने ज्यादा नकल करने की कोशिश की, ठीक है, इसलिए ये हालत है। चलिए, हिंदू वृद्धि दर का मतलब क्या है? तो ये जीडीपी से था, अब जीडीपी बदल गया है जीएवी में। तो यहाँ पे ये बेसिकली सबसे पहले ये जो टर्म्स कॉइन हुआ है बेसिकली प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता, के कारण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वो उसके आसपास बनी हुई है। ये बेसिकली इनका कहने का तात्पर्य क्या था, हिंदू वृद्धि दर का मतलब ज्वाइंट फैमिली, एक ही लोग अलग अलग अपने घर वाले बिजनेस को ही करने लगते हैं, तो कुछ नया नहीं निकल के आ रहा है, कुछ नया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है, इस तरह की बात। लोग उसी में कुछ काम नहीं कर रहा, चलो अब मेरा बिजनेस है, इसी में तुम लग जाओ। होता है ना, फैमिली का बिजनेस संभालो, बड़ा भाई का संभाल लो, पापा का संभाल लो, हाँ होता है, ये चीज है। तो हिंदू वृद्धि दर बेसिकली किससे, जीडीपी से संबंधित था। और ये जनसंख्या में भी अगर हम बात करें तो अनडिवाइडेड हिंदू वर्ड यूज किया जाता है, अनडिवाइडेड फैमिली है ना, हिंदू फैमिली। चलिए, मार्जिनलाइज की बात करें, सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होगा? भारत में सब गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, किसानों के पास जो भूमि है, यानी जो जिसपे खेती होगी उसको जोत कहते हैं। तो जोत जो है उसका आकार ही छोटा है, यानी ज्यादा जमीन है नहीं लोगों के पास। जिसके पास भी पैसा आता है, चार पैसे जोड़ के उल्टे सीधे तरीके से भी या ईमानदारी से जो भी हो, सबसे पहले वो जमीन पे ही इन्वेस्ट करेगा, भले वो खेती ना करे, भले वो सालों साल ऐसे ही पड़े रहे, है ना। तो बिहार यूपी में सब ज्यादा होता है। चलिए, तो इसको रट लीजिएगा। तो मार्जिनलाइज जो है 1 हेक्टेयर से कम है, छोटी जोत होती है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हेक्टेयर में बांटा गया है। देखिएगा, अर्ध मध्यम जो है वो 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम आकार का 4 से 10, और बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक, ये मुश्किल से 1 से 2% लोगों के बीच में। और 89 to 90% जो है, 80-99 टू 90% वो ये है आपके। तो टिकट डके जो आते हैं वो इसमें आते हैं, उनके पास 10 नहीं है, 10,000 एकड़ जमीन होगी। सालाना कम से कम उनका 12 से 15 करोड़ रुपया टर्नओवर हो गया, मतलब कमाई हो जाती है उनकी। ऐसे लोगों की पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जो सब्सिडी जो दी जाती है वो सब्सिडी का फायदा वो भी लेते हैं, क्योंकि हमने ब्लैंकेट दे दिया है सब्सिडी। क्या दिया है? ब्लैंकेट सब्सिडी दी है, यानी सभी को, हर किसान को
तो हमने उसमें भेदभाव नहीं किया कि कोई अमीर है कोई गरीब है जिसको, तो हमारे देश में यही तो दिक्कत है। जैसे आरक्षण में भी ब्लैंकेट दिया गया था, इस बार से क्या किया गया, उस ब्लैंकेट को जिस जो नीडी है उसको दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जो जोत का या औसतम आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या होगा, ऑब्वियस है कि न्यूनतम से द्वितीय, मतलब नीचे से दूसरा सेकंड नंबर पे आता है, नीचे से सेकंड नंबर पे। तो जोत कितनी है बिहार में 15-16 के हिसाब से, कुल जोतों की संख्या कितनी थी ये याद रखिएगा। मार्जिनल जो जोत है जो 1 हेक्टेयर से कम है, जिसमें सीमांत जोत जो है वो ये है 0.25। ठीक है, 1.25 जो है स्मॉल वाला जो है जोत है, और राष्ट्रीय औसत का जबकि जोत कितना है 0.38। तो बिहार का उससे भी कम है, देख लीजिए। यानी इसीलिए बीमारू क्यों कहा जाता है। चलिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, न्यूनतम एमएसपी वाली बात आ गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है वो। ठीक है, सीएसीपी करेगा, ये सबसे पहले सीएसीपी की स्थापना 65 में हुई है, और इसी ने ही इसका नाम बदल के कर दिया गया मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल के कर दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग। 22 फसलों में दिया जाता है, बात खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गन्ना, गन्ने के लिए ऐसा नहीं है, गन्ने पर एमएसपी नहीं दी जाती है, गन्ना उचित और लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश सरकार लेती है, सरकार से किया जाता है। डिम्पल जी है या चली गई, डिम्पल जी गन्ने का कौन सा होगा, गुलाबशाल जी एमएसपी तो उसके लिए, इसके लिए कौन सा है, गन्ने पर क्या, एफआरपी, जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एफआरए क्या होता है गुलाबशाल जी, अरे रे रे रे, एफआरए क्या हो गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया वो, इतना जालिम ना बनिए। चलिए, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हो, अब एक चीज और तरीका बता दे रहा हूं, ये अर्थ शोधन मुझे नहीं समझ में आया, सपोज सपोज ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे लगता है ये धन वन शोधन की बात हो रही होगी। तो अर्थ शोधन इस तरह का अगर टर्म्स अगर आपको हिंदी में देखने को मिले, अगर मिलता है तो तुरंत इंग्लिश का टर्म्स देखिएगा, सभी क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं देखना है। उसी तरह से इंग्लिश मीडियम में जब आपको कोई इंग्लिश में टर्म्स ना समझ आए तो उसका हिंदी देख लेना, कई बार होता है फैमिलियर हम दोनों में से किसी एक में होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है ये एक्ट कब कब से लागू हुआ, 2005 से लागू हुआ। इसमें संशोधन भी हुआ है 2009 में, इसके बाद 2012 में ये आया और 13 में लागू हुआ, यानी एक संशोधन फिर 2009 में हुआ, लेकिन इसको लागू कब किया गया 2013 में। यानी जब कांग्रेस को लगा कि भैया वो हारने वाली है, तभी इन्होंने इसको लागू करने के बाद निकल लिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको फुल फॉर्म क्या है, ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, रट लीजिए, बात खत्म हो गया। चलिए, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदल के क्या कर दिया है 11-12। किसके लिए, अखिल पूरे नेशन वाइड है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा काम की चीज क्या है, अब इसको थोड़ा सा यहां पढ़ने की आवश्यकता होगी। 17 में क्या हुआ है, उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय ने, इस मंत्रालय ने, मंत्रालय कौन सा है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, औद्योगिक नीति और इस
इस मंत्रालय का ये डिपार्टमेंट है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का डिपार्टमेंट, इसका एक डिपार्टमेंट है। मंत्रालय तो बड़ा हो गया ना भाई, उसमें 50 या 10-20 डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग। ठीक है, तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP, ये द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया। किसके द्वारा? DIPP द्वारा। और आधार वर्ष अब 11-12 कर दिया गया है। बात खत्म हो गई। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें मत पढ़िएगा। चलिए, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान देखिए चालू मूल्य की बात हो रही है, नवीनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो बिहार की है। सबसे ज्यादा कहां होगी? तो इस ये आर्थिक समीक्षा में आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आपने अगर नोट्स अलग से बना रखा है तो उसमें भी देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में कौन है? एक यूपी देख लीजिएगा, एक बिहार देख लीजिएगा। सबसे कम कौन है वो देख लीजिएगा, और कितना है वो भी देख लीजिएगा। देखिए बिहार में अभी 2021-22 में चालू मूल्य, अभी हमने पढ़ा था ना 31,000, कहीं पर अभी हमने पढ़ा था 31,000 समथिंग कुछ रुपए हैं। 20-21 में, 21-22 में वो था स्थिर मूल्य पे, ये है चालू मूल्य पे, करंट प्राइस। ठीक है, तो दोनों, और मैंने आपको ऊपर में मेंशन भी किया है कि आप क्या कीजिएगा, करंट स्थिर मूल्य और चालू मूल्य दोनों देख के जाना है। ठीक है, बिहार में नवीनतम वार्षिकी प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग कहाँ है? तो बिहार में सबसे कम है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए ठीक है, तो ये कितना है प्रति व्यक्ति उपभोग? 350। तो इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुने। तो सबसे ज्यादा चावल, ये फिर से डेट ये बदल जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। एक होता है अनुमान, इसमें कैसे पढ़िएगा, अनुमान जो होता है ये नहीं पढ़ना है। ये फोर्थ ए जो एनुअल जो ये है इन्होंने जो दिया था ये लास्ट था, ये फिक्स हुआ, यानी जनवरी, बेसिकली अनुमान जो 3 बार दिया जा रहा है 4-4 महीने पर, हम उसकी बात नहीं करें, फोर्थ है ना, तो 3-3 महीने पर, 3-3 महीने पर होता है। ठीक है, तो 4 अनुमान हो गया पूरे साल में, 3 चौक 12। ठीक है, 3 4 12, 3-3 महीने का निकल गया। तो लास्ट वाला जो है बेसिकली वही माना जाता है। तो ऊपर के 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी आपको क्या करना है, अगर अभी जैसे कि फोर्थ अनुमान अभी आएगा नहीं 24 के लिए, काम की चीज समझिएगा, बुक में मिलेगा आपको, बचना है उससे। किससे बचना है? 24 वाले में अभी तो अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो अभी ये आएगा नहीं, ये आएगा आपका जनवरी फरवरी में। तो ये करना ही नहीं है आपको, 23 वाला पढ़ना है, सीधी सी बात, बात ही खत्म। आपके लिए 23 का डाटा इंपॉर्टेंट है। 22-23 में क्या हुआ, तो 23 में भी क्या है, 22 और 23। तो चावल का देख लीजिएगा, गेहूं का देख लीजिएगा, गन्ना का देख लीजिएगा। ठीक है, कपास देख लीजिए, तो कपास तो हम ऐसे भी, देखिए औसत उत्पादन सर्वाधिक है। औसत का मतलब क्या होता है, भूमि इतनी ही है, इतनी भूमि में 100 kg उत्पादन हो रहा है, और इतनी ही भूमि है लेकिन, इससे बड़ी भूमि है लेकिन 50 kg उत्पादन हो रहा है। तो औसत उत्पादन पूछा गया है। ऐसे सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला था एरिया। ठीक है, जो कि चेंज हो सकता है अभी। तो कपास उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। 21-22 का ये था। अब ये चालू अनुमान वाला था बेसिकली। तो आपको स्थिर वाला पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूं, है ना, स्थिर अनुमान बोल रहा हूं, स्थिर तो हो ही गया क्योंकि हाथ में आ गया ना, अनुमान नहीं है वो, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें, 20वीं का मतलब क्या हो गया, 1960,
20वीं शताब्दी के 60वें दशक में के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति को उच्च रूप से दिखाता है। तो हाई यील्ड सीड होना चाहिए। ये क्वेश्चन शायद मेरे टाइम पे आया हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान। हाँ है, 18 में हुआ है। 18 में कैसे हो गया? चलिए, ई माना बाद में इन्होंने, ताज्जुब है। ठीक है, जबकि अगर देखिएगा तो हाई यील्ड सीड ही आएगा सबसे पहले, फिर उर्वरक है, मैंने बीज ज्यादा है, फिर उर्वरक है, सिंचाई के लिए पानी वगैरह, मशीन वगैरह का प्रयोग किया गया। जो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नॉर्मन बोरलॉग, कुछ याद आया? पहले उन्होंने डी मान लिया था, फिर बाद में ये देखिए। ठीक है, जबकि हरित क्रांति का मुख्य घटक क्या है? उच्च उत्पादक कार्यक्रम का एक घटक। तो इस प्रकार से ई होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, पर इन्होंने अड़ गए थे कि नहीं हम तो डी ही मानेंगे, जबकि एनसीईआरटी से लेकर हर बुक में लिखा गया था वो हाई एंड सीट था बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं अभी फिलहाल। कहाँ गया ये? देखिए, उच्च किस्म की, ये वाला जो था, ये होना था चाहिए एग्जैक्टली करंट। हालांकि ये भी है और ये भी है, बीज उर्वरक जल निकासी, जल निकास जो जल तकनीक है वो ठीक है, सिंचाई वगैरह के लिए है, तो ई हो जाना चाहिए फिर दोनों, दोनों होने से। तो चलिए, बिहार में, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बिहार में थोड़ा सा ये सब इस तरह की कलाकारी चलती है। वो कहते हैं ना, फंसाने वाली, चतुर चालाक लोमड़ी वाली, बिहार के लोगों की विशेषता है ना। चलिए, जो जिनके हाथ में पावर नहीं है वो ब्लेम करेंगे, ब्लेम करते नजर आएंगे। जो जिनके हाथ में पावर है वो दूसरे को कोसते नजर आएंगे। अमूमन पूरे देश में यही चलता है। चलिए, हर युवा, हर व्यक्ति वहां पे, बिहार यूपी के जो क्षेत्र है उसमें सब क्रांतिकारी पैदा होते हैं। चलिए, बिहार में प्रति 1 लाख पर जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? हर लाख पर 8 करोड़ की जनसंख्या है लगभग। अब ज्यादा हो गई होगी, वो 2011 की बात हो रही है। तो सड़कों की लंबाई 17 की बात पूछी गई है, ठीक है उस वक्त। तो बिहार में ये बिहार ओरिएंटेड, ये किताब आपको, ये फैक्ट कहाँ मिलेगा? बिहार ओरिएंटेड किताब में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 21-22 में पक्की सड़कें, तो अब सड़क वक्त तो नहीं नापिएगा, तो आपको पढ़ना क्या है इसमें? बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है सड़क में? रेलवे में, लिख लीजिए। सड़क में कौन सा स्थान है बिहार का? रेलवे में कौन सा स्थान है? ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सा स्थान है? ये 12वां है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जनघनत्व कितना है? वो बिहार में जनघनत्व सबसे ज्यादा है बिहार में। ठीक है, बिहार में जनघनत्व सबसे ज्यादा है। चलिए, अब इन्होंने, ठीक है, ये क्या बता रहे, रेलवे नेटवर्क बता रहे हैं, वो कुछ और दूसरा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है वो देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अप्रोच अमर सिंह द्वारा बेसिकली, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कैपेसिटी, सक्षमता उपागम, जो बेसिकली कल्याणकारी, जो वेलफेयर है, अर्थशास्त्र के रूप में इन्होंने एक दिया कि स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। तो बेसिकली आप किसी को पैसा, जो फ्री बीज जो चल रहा है वो ना दे, उससे गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी खत्म होगी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, उनको स्किल्ड करके, है ना। तो ये अमर सिंह का ही अप्रोच है। मुख्य ध्येय जो है स्वतंत्रता कल्याण में बहुआयामी प्रकृति का विकास करना। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम देख लीजिएगा, अमर सिंह की बुक का नाम देख लीजिएगा।
अमर्त्य सेन का। नोबेल कब मिला ये सब भी देख लीजिएगा। तो ये सक्षमता उपागम के लिए इनको 98 में नोबेल भी मिला है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र बुक का नाम था। ठीक है, चलिए अभी एस जयशंकर का जो ये है क्या नाम है आपका, बुक का नाम है, वो देख लीजिएगा, वो जरूर आएगा, वो पढ़ के जाइएगा। चलिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि यहाँ पे लोग ज्यादा है, काम कम है। हर हाथ को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे काम क्या हो रहे हैं, ऐसे तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारे काम जो ऐसे हैं वो मशीन से किए जा रहे हैं, एरर फ्री है, अपने अपने कंपल्शन है ना। चलिए, भारत में जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित जो प्रक्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15%। अब ये पुराना है डेटा, 42%। अब देखो श्रम शक्ति देखो 42% है, अभी 49 हमने पढ़ा था, कितने लोग खपे हुए हैं, अब यहाँ पे देखो यहाँ 42 कर रहा है, यानी धीरे धीरे ये कम हो रहा है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा में अब 21-22 का है, तो आपको क्या करना है, 22-23 का यही लाइन को अपडेट कर लेना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं मिल रहा है फिर आप मुझे दे दीजिए, मैं निकाल के दे दूंगा आप लोगों को, पर पहले आप थोड़ा सा कीजिए, अभी इनफ टाइम है, आराम से चीजें होंगी। और 1 घंटा आप लोग हंस के या रो के जैसा भी हो, कम से कम घटना सार का जो आगे का जो फर्स्ट 30 to 40 पेजेस 50 पेजेस है, मैंने 1-2 दिन पहले भी शेयर किया है, उसको उठाइए और पढ़ जाइए। मल्टीपल टाइम्स कैसे पढ़ना है वो भी बता रखा है मैंने, उसको भी कीजिए, वैसे कीजिएगा जल्दी जल्दी याद रहेगा, रिटेन ज्यादा रहेगा। ठीक है, बाकी बिहार जो स्पेसिफिक है वो हम अलग से करेंगे ही करेंगे अभी। चलिए, कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो तिलहन नहीं है, दलहन तो है ही, 2 प्रकार के दाल हैं, गेहूं है, चावल है ना। चलिए, वाणिज्यिक फसल भी है, देखिए ना। तो अब आपको क्या करना है, कार्यक्रम चलिए इसको छोड़िए, अब हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ये लागू कब हुआ। एक केंद्र प्रायोजित योजना थी ये 7-8 में, रबी सीजन के लिए एक केंद्र थी, बाद में इसको क्या किया गया, मतलब इस मिशन जो है, ये मिशन कब इंट्रोड्यूस हुआ है आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, पूछा है इन्होंने, देखिए नहीं है ना, नॉट। तो प्रबंधन का उद्देश्य, क्योंकि खाद का निर्यात करना है इसलिए प्रबंधन हमको करना चाहिए, नहीं भैया, हम तो कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारा जो खेती किसानी है वो उपभोग पर आधारित है, निर्यात पे तो 1-2% है भाई, 1-2% भी नहीं है। ठीक है, खाद्य प्रबंधन का में खाद्यान्नों की खरीद है, उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है, बफर स्टॉक है, मूल्य स्टेबिलिटी है, उसकी जो प्राइस जो स्टेबिलिटी है के लिए उसका भंडारण भी शामिल है। तो इसमें ये नहीं होगा, कॉमन सेंस से भी निकल के आ जाता, ये मतलब निर्यात नहीं है ना, वितरण तो होगा ही, रख रखाव होगा, बफर स्टॉक है ना। चलिए, किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य, देखिए क्या पूछा है, स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी, पुराना है, 15 वाला पूछा है इन्होंने। आप इसका कृषि क्षेत्र में देखिएगा तो कब हो गया ये, अगर 21-22 का इन्होंने कुछ दिया है तो वो भी देख लेंगे। 2 और 3 में सन 2002-3 में क्या हुआ था, ये नकारात्मक हो गई थी औसत वृद्धि दर। ठीक है, स्थिर मूल्य पर नकारात्मक रही। ठीक है, लेकिन 21-22 में विगत 2 वर्षों में अगर हम बात करें, यानी 2000 से 2020 तक, 2 दशकों में, वर्ष 2002-3 और 8-9 ऐसे वर्ष रहे हैं जहां पे ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, और शेष सभी
वर्षों में, यानी इस टाइम पीरियड में 20 तक, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना होगा। अब देख, एक तो हमारे पास डेटा आ गया कि 2000 से 20 तक में दो डेट ऐसा है जब ये नकारात्मक रहा है, ये याद रखिएगा। ये तो अब नहीं पूछेगा आपसे, अब हो सकता है कि वो 2 बार रही औसत वृद्धि दर 10 सालों में, 2 बार नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, 3 बार की गई है, 4 बार की गई है, 1 बार भी नहीं की गई है, ये पूछ ले। या फिर अब ये तो आपको याद हो गया, 21, 22 और 22-23 में वृद्धि दर क्या रही है, मतलब धनात्मक रही है, ऋणात्मक रही है, वो देखना है। ठीक है, समझ में आ गया गुलाबशालवी जी? चलिए, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का जो प्रवाह है बढ़ाने के लिए 2020-21 में क्या साख, उसका लक्ष्य क्या, कितना रखा गया था, यानी कृषि में जो आपका जो साख का मतलब है क्रेडिट बढ़ाने के लिए, क्रेडिट फ्लो ज्यादा हो जाए, इसके लिए कितना उसका लक्ष्य रखा गया था। अच्छा क्वेश्चन था ये, कृषि से संबंधित बजट से था। देखिए बजट से पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, जो वर्तमान का जो बजट है, ये हमारा जो 2024 का बजट, उस बजट में क्या देखिएगा, कृषि के लिए कितना दिया गया रुपया। ठीक है, कोई कोई मिशन है उसके लिए देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अभी ये कर दिया कि देखिए 22-23 में कितना कर दिया गया, 18 लाख। अब हो सकता है 23-24 आपको क्या करना है, 24 वाला देखना है, यानी 23-24 वाला है। अब ये देखिए कितना है, ये अपडेट कीजिए इसको, गूगल में भी बता देगा आराम से, 1 मिनट में बता देगा। आप लोग अगर हो सके तो कुछ बांट भी सकते हैं आपस में, ठीक है, तो जल्दी भी हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहे तो वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। चलिए, वर्षा बीमा, वर्षा बीमा भारत ये द्वारा किया जाता है, यानी वर्षा का बीमा, यानी ज्यादा बारिश हो गई तो, ठीक है, तो उसके लिए बीमा वगैरह जो है, जो इंश्योरेंस है, वो कौन करता है। तो ये कब वो स्टार्ट हुआ, तो 2004 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली। ठीक है, जो 20% या 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। वर्षा से, औसत वर्षा से 20% अगर या तो अधिक हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, तो इसको 2004 में लागू किया गया था। वही बीमा कंपनी जीआईसी ही होती है, हमेशा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ही होती है। ठीक है, कंपनी की स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर को के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल बीमा ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काम की चीज आईएएस लेवल पे भी और पीसीएस लेवल पे भी सेम चीज काम आएगी। वो क्या है आपका, भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा जो है बेसिकली क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस दो, नाम के साथ याद रखिएगा, कंपनी लिमिटेड ये दो हो गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तीन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चार, और ये नाबार्ड, इसकी यानी 5 लोगों की जीआईसी में पैसा लगा हुआ है, पूंजी लगा रखी है। ये आईएएस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और पीसीएस के लिए भी, दोनों के लिए। पीसीएस मतलब यूपी बिहार झारखंड जो भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब बिहार में जो देख पा रहा हूं वो यूपीएससी को या यूपी पीसीएस के क्वेश्चन या उस तरीके को ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है, वो क्रिएटिविटी के नाम पे वही कर रहा है वो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो, सूक्ष्म, स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई की बात हो रही है। यह अधिनियम 2006 में लाया गया। निर्माण क्षेत्र
के लिए निवेश सीमा क्या है। ठीक है, अब ये अपडेट होना चाहिए आई थिंक, उस सब का क्या है नहीं है मुझे नहीं पता। 2006 के बाद से देखिए 6 में लागू हुआ है, नहीं इसका अपडेट देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये अपडेट हो चुका है गुलाब शालवी जी, आई थिंक ये अपडेट वाला है। 5 करोड़ वही है क्या, देख लीजिए, ये डेटा मैंने आप लोगों को अपडेट करवाया था, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद यही वाला डेट है, शायद 5 करोड़ या 10 करोड़ ऐसा कुछ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो 91 का ये उद्योग नीति में लाया गया था, पहली चीज, काम की चीज। दूसरा, इसकी कैटेगरी कितनी है, तो कैटेगरी है जो ये 6 से में प्रभावी हुआ है अधिनियम, एमएसएमई का जो विकास अधिनियम है। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, 3 चीजों के लिए ये डिवाइड किया जाता है बेसिकली। इसमें भी 3 निवेश की सीमा जो है वो 2 वर्ग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले में, और दूसरा है सर्विस सेक्टर में। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर 2 अलग अलग सेक्टर है। मैन्युफैक्चर का मतलब कि कुछ बना रहे हैं हम, अगरबत्ती बना रहे हैं, मच्छर का अगरबत्ती बना रहे हैं, पूजा की अगरबत्ती बना रहे हैं, है ना, इस टाइप का कुछ। या फिर कोई मशीन का पार्ट बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई खाने का छोटा सा वो कर दिया हमने, व्हाइट सॉस पास्ता कर दिया, उसका फ्लोर मिल कर दिया, है ना, तो ये सब छोटे उद्योग में आएगा, अडानी अंबानी वाले में नहीं, है ना। और दूसरा है सर्विस सेक्टर, छोटा सा, आपने 10 15 20 लोग बेंच का, टेबल का क्या कर दिया, बेंच बोल रहा हूँ, टेबल का आपने खोल रखा है होटल, या वहां उसको रहने के लिए ओयो टाइप का, है ना। चलिए, ये क्लियर है। गुलाबशाल जी कहाँ गई आप, ये डेटा ठीक है कि नहीं, अपडेट है ना, चलिए ठीक है, बस यही जानना था मुझे। तो 2006 के बाद संयंत्र और मशीनरी के लिए निवेश सीमा जो है, संयंत्र और मशीनरी के लिए तो 2 कैटेगरी है, एक सर्विस के लिए है और एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना। ठीक है, तो ये रटा हुआ होना चाहिए, अब इससे कम में बात ना बनी। सुना लीजिए, आईएएस के लिए भी मैंने कहा था, लगभग 2 साल, मुझे याद है कि 2 साल तो मैंने कहा ही था कि आना चाहिए और नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक फिर ये आ ही गया, एटलीस्ट आई थिंक पिछले साल आया है। ठीक है, या इस साल आया है, जो भी है, चलिए। तो इसकी विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में कितना रुपए दिया जाएगा, सूक्ष्म को कितना रुपए दिया जा सकता है, मदद लघु को, और कितने रुपए दिए जा सकते हैं मध्यम उद्योग को। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, और दूसरा हो गया आपका, अब देखिए ये अपडेट, नई परिभाषा 2020 में आ गई है, तो ये अपडेटेड है, हालांकि दोनों अपडेटेड ही है। ठीक है, प्रभावशाली जो एमएसएमई की नई परिभाषा में, अब निवेश कितना कर सकते हैं, 1 करोड़, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, पूरे साल आपने कमाई कितनी की, कितने का माल बेचा, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, कितने का माल बेचा, मान लीजिए कि 10 लाख का माल बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हो सकता है वो 1 लाख हो सकता है वो 8 लाख हो, 5 लाख हो, प्रॉफिट अलग है, टर्नओवर अलग है। ठीक है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं उसमें, सूक्ष्म वाले पे 1 करोड़, लघु वाले में 10 करोड़, और मध्यम वाले में 50 करोड़। अब आपके, सोनाली जी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये 1 करोड़ रुपया निवेश करेगा कौन, और 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो, मन में एक सवाल आया होगा। तो अगर कोई कहीं से अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, 5 लोग 2 लोग के बड़े उद्योगपति वो पैसा डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, या कोई आपके रिलेटिव दे रहे हैं सपोज, है ना, 1 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कम है, ये 1 करोड़ तक की बात हो रही है, और 5 करोड़ का नेटवर्थ अगर आपके पास है, नेटवर्थ मतलब टर्नओवर हो रहा है, नेटवर्थ नहीं टर्नओवर, तो ये किसके डेफिनेशन में आएगा, सूक्ष्म वाले में। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि इसका जो टैक्स बनेगा वो अलग बनेगा, इसका टैक्स अलग बनेगा,
इसका टैक्स अलग बनेगा। जैसे कि ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि 5 लाख रुपए से तक जो कमा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 से 10 लाख के बीच में जो कमा रहा है उसमें 10% टैक्स लगेगा, और जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है उसको 30% टैक्स देना होगा। ये ठीक उसी प्रकार की है। कितनी इतना निवेश अगर आपके पास आया है, आपका टर्नओवर इतना है, तो उसके हिसाब से टैक्स लग रहा है। ये टैक्स के लिए किया गया है बेसिकली। ठीक है, चलिए तो निर्माण क्षेत्र में हमने देख लिया कि सूक्ष्म के लिए 25 लाख है, लघु उद्यम के लिए 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए, यानी 26 लाख भी हो गया तो वो लघु में आ जाएगा, फिर स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, और मध्यम उद्योग उद्यम जो है उसमें 5 करोड़ से 10 करोड़, यानी कि अगर 6 करोड़ भी है या 5 करोड़ 1 लाख है तो भी ये मिडिल में, मीडियम में आ जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात थी। लेकिन सर्विस सेक्टर में बात करें तो ये 25 लाख की जगह 10 लाख में काम हो, क्योंकि यहाँ मशीन खरीदना है ना भाई, मशीन खरीदने की बात हो रही है, प्लांट बैठाने की बात हो रही है। सर्विस सेक्टर में तो ऐसा होता नहीं है। आप कहीं से रेंट पे ले लीजिए, होटल, कोई शॉप खोलना है तो आप रेंट पे ले लीजिए, है ना। तो 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए सूक्ष्म के लिए। मध्यम के लिए क्या है, ये 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है सर्विस सेक्टर में। आपने एक लंबा सा वो खोल दिया, चाय सुट्टा बार टाइप का कुछ, किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं आप ना, तो 10 लाख से ऊपर जाएगा। चलिए, और उससे भी बड़ा अगर कोई आपको मॉल वॉल में खोलना है तो फिर वो 2 से 5 करोड़ के बीच में, हालांकि मॉल नहीं खोलिएगा, मॉल के अंदर कोई शॉप लेना होगा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने, एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई की सीमा का वर्तमान में बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया। 22 का था, और ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, सी मतलब ये 2 कौड़ी वाला क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा करके जाता। 49 से बढ़ा के रक्षा क्षेत्र के लिए कितना किया गया, तो आप क्या कीजिएगा, किन किन सीमा, एफडीआई की सीमा जो है किन किन क्षेत्र में बढ़ा दी गई है पहले से। 100% किसी में कर दिया गया है ना। ये सब चीजें, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। तो परमाणु वाला हो गया, ठीक है, डाक वो इसमें हो गया, हालांकि प्राइवेटाइजेशन है लेकिन स्टेक होल्डर हमेशा गवर्नमेंट रहेगी, है ना। चलिए, केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु, मिनी रत्न, महारत्न, है ना, इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है। तो लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि की स्वायत्तता दी गई है, 500 करोड़। अब इसको क्या करना है, पीएसयू जो होती, पब्लिक, पीएसयू, पब्लिक सर्विस जो है, अंडरटेकिंग जो है, इसमें कैटेगरी होती है महारत्न, ठीक है, रत्न, नवरत्न, फिर मिनी रत्न फर्स्ट एंड मिनी रत्न सेकंड। ये कैटेगरी क्यों दी गई है, ताकि पता तो चले कि किस, आपका जो टर्नओवर हो रहा है वो उसके बेस पे है। बेसिकली टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, इसकी बात हो रही है, मुनाफा कितना कमा रहे हैं, तभी एक कैटेगरी में डिवाइड हो पाएगा। जैसे कि आप लोग अभी 6 लोग हैं, कभी कभी 6 होते हैं, कभी 7 होते हैं ना। चलिए, सबकी आय अलग अलग है, इनकम अलग अलग है, सबकी ऊपरी कमाई जो है, कोई महाराष्ट्र कैडर में है, कोई गुजरात में है, कोई झारखंड में है, कोई बिहार में है ना। और सबकी कमाई 10 करोड़, किसी की 12 करोड़, किसी कोई ईमानदार निकल गया तो 5 करोड़, 5 खोखा काइंड ऑफ, है ना। विष्णु जी की कमाई सबसे ज्यादा हो रही है, कितनी भाई, 90 करोड़। तो हमको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा ना कि किसकी कमाई कितनी हो रही है, अलग अलग कैटेगरी हो गया कि भैया 10 से तो सब ऊपर ही कमा रहे हैं, या 5 से 10 के बीच में एक कैटेगरी हो गया, 10 से 20 के बीच में कोई हो गया। करते हैं ना हम लोग। जैसे ह्यूमन एज की बात करें तो बच्चे की जो ये है, एज है, वो क्या कैटेगरी क्या होती है, 18। इसके अंदर भी सब कैटेगरी है कि 14, 16 से 18 वो नवयुवक है ना। फिर 18 से फिर आपका जो 30 है, ये एकदम जोश भरा, होश कम, है ना। फिर 30+ जो है, बूढ़ों में गिनती होने लगती है।
हालांकि बूढ़े की गिनती 60 के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या जो है वो 60 है। ठीक है, चलिए, इसलिए राहुल गांधी क्या है, युवा है। तो जब वो युवा हो सकते हैं, युवा नेता, तो भैया हम तो युवा होंगे ही होंगे। मैं तो हो ही सकता हूं, है ना। चलिए, नहीं भैया, पप्पू और टप्पू कौन है ये मेरा विषय नहीं है ना। ना मैं इस पे कमेंट करने के लिए अधिकारिता और पात्रता दोनों नहीं रखता। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, ये मेरा विषय नहीं है। चलिए, फोकस इस पे कीजिए। तो मिनी रत्न, अब इसकी डेफिनेशन पे जाके देख लीजिएगा। 22 तक तो इन्होंने 11 क्या है, महारत्न है, 13 नवरत्न है, 75 मिनी रत्न है, श्रेणी 1 और 2 की कंपनी है। ठीक है, काम क्या करना है पहले ये समझ लीजिए। किसको कहेंगे महारत्न, किसको कहेंगे मिनी रत्न, किसको कहेंगे नवरत्न, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। आईएएस में भी काम आएगा। परिभाषा, परिभाषा देख लीजिए। क्लियर, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, मिनी रत्न। तो मिनी रत्न का दर्जा अगर आपको चाहिए, तो आपको आपकी कंपनी का लगातार 3 साल तक प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ तक का निवेश करने की छूट होती है। छूट होती है मतलब बिना सरकार से परमिशन लिए ही वो अपना क्या कर सकती है, कहीं दूसरी जगह पे पैसा वैसा लगा सकती है। महारत्न का कितना है, ये 5,000 करोड़ है। तो आपको एक चीज और करना है कि कितने महारत्न हैं पूरे नाम के साथ याद रखिए, और कितने नवरत्न हैं ये भी नाम के साथ याद रखिए। मिनी रत्न में और 1 और 2 में ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होल्ड ऑन, अगर इस वर्ष 2023 में या 24 में कोई ऐसी कंपनी जो इंडक्ट हुई है मिनी रत्न के रूप में, या मिनी रत्न से नवरत्न में गई है, या नवरत्न से महारत्न में गई है, उसका नाम अलग से कीजिए। मैं जितना बता रहा हूं इतना ही करके आ जाइएगा, 120 प्लस हो जाएगा बिहार में। बिहार में तो कोई पूछने वाला नहीं है भाई। किस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे पता है मुझे। बिहार पीसीएस में आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ ये टॉपिक से आना है और आना ही है, तो कहीं नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, पॉलिटी वाला क्वेश्चन है बेसिकली। तो सरकारी खर्चे को, हालांकि वित्त मंत्रालय दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के 5 विभाग इसमें शामिल होंगे। कितने डिपार्टमेंट होते हैं, 5। एक, नाम के साथ याद रखिएगा। दूसरा, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय निवेश विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। तो इन 5 भागों में सबका जो अलग अलग काम होगा। ठीक है, अब इन्होंने इतना लंबा दे दिया तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 5 विभागों में व्यय विभाग जो होगा आपका एक्सपेंडिचर वाला, केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों की निगरानी करने वाला एक नोडल विभाग है। इसको अलग से देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यह विभाग का जो कार्यकलापों में से मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजना परियोजना है ना, उसकी स्वीकृति के पूर्व उसका मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन करना है, कितना अलोकेशन वगैरह हुआ उसका एक अंश रखना है पहले से इंटरिम के लिए। ठीक है, वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन, सारा काम जो है खर्चे वाला जो भी काम है, आप ऐसे समझिए, इतना तो कर नहीं सकते आप। खर्चे का जो भी इससे संबंधित काम है वो सब काम यही देखेगा व्यय विभाग, क्योंकि खर्चा हो रहा है ना भाई, व्यय विभाग के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार करना है। ठीक है, प्रश्न काल का मतलब क्या हुआ, प्रश्न काल का मतलब 2015 14 15। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये
ए सही हो जाएगा। ए का मतलब ए कौन कौन कितना पैसा प्राप्त हो रहा है। अभी आपको क्या करना होगा, 23-24 देखना है, ये अपडेट करना है। यानी कि निगम कर कोई भी केंद्र सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है या आ रहा है या जा रहा है, साफ बात। ठीक है, तो ये 22-23 में क्या हुआ है, 22-23 में, तो ये अभी भी हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। 23-24 का देखना है हमें। तो शीर्ष वाले में जैसे कि जीएसटी से कितना रुपए आया, कॉर्पोरेशन टैक्स से कितना आया, इनकम टैक्स से कितना आया। बात समझ में आ रही है? चलो, ये अपडेट कर लेना। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, डायरेक्ट। तो ये 96 में था, तो उस वक्त किस लिए था, अब तो भैया डायरेक्ट टैक्स ही खत्म हो गया, अब तो जीएसटी वीएसटी आ गया ना। तो 22-23 में कुल बजट में प्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा था वो ज्यादा है 22-23 में, और अप्रत्यक्ष का थोड़ा सा उससे कम है, 2%। जीडीपी के अनुपात में अगर हम देखें तो 5.1 अनुमानित है, तो अनुमानित करने की जरूरत नहीं है आपको, और ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है, इसको अपडेट करना है। 23 फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, और 24, बस काम खत्म। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत जिस जिसमें जिस जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, यानी एकल साधन। अब ये तो वही बात है कि उस वक्त के लिए था, प्रश्न काल के लिए था। अब तो जीएसटी आ गया ना, तो सब सारे कर उसमें मर्ज हो चुके हैं, जितने भी टैक्सेस थे वो सब मर्ज हो चुके हैं, अब तो आएगा नहीं ये। चलिए, हाँ, जीएसटी कितने टाइप्स का होगा, तो 3 टाइप का है, एक सेंट्रल, एक स्टेट, और एक आईजीएसटी, है ना। चलिए, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वही वही पुराना क्वेश्चन है ये, फालतू वाला। ब्याज भुगतान का एक आइटम है कहीं। चलिए, ब्याज जो है क्या होता है, ब्याज या राजस्व होता है, रेवेन्यू होता है, यानी सरकार को ब्याज मिल रहा है। पहले समझिएगा, बैंक आपको क्या देती है, जब आपको लोन देती है तो उससे वो कुछ पैसा भी कमाती है, तो वो उसका कमाई है, यानी उसकी रेवेन्यू है। ठीक है, तो अतः उसकी प्राप्ति या व्यय जो है राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। तो बजट घाटे को राजस्व व्यय से घटा दिया जाए और राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है, इसको रट लीजिएगा। थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो अभी क्लियर कर देता हूं और अच्छे से इसको। देखिए, अब ये आईएएस में भी पूछा जा सकता है और पीसीएस में भी। भाई, बजट घाटा बढ़ रहा है, बजट घाटा जो है, बजट डेफिसिट जो है वो हमारा बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, पहले तो मतलब समझिए। तो वर्ड नोट कीजिए, बजट घाटा क्या है। पहली चीज, हम ब्याज भुगतान पे नहीं जाएंगे अभी, अभी हम बजट घाटा देखेंगे पहले। तो बेसिकली जो घाटा का मतलब क्या है, जो जितना रेवेन्यू हो रहा है उससे ज्यादा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है, कुल मिला के बात ये है। सिंपल सा लॉजिक। 100 रुपये आ रहा था लेकिन 110 रुपया खर्च हो रहा है, तो 10 रुपये कहाँ से लेना पड़ रहा है आपको, कर्जा लेना पड़ रहा है, तो घाटा हो गया आपको। ठीक है, चलिए, इसमें 13 घाटा। क्लियर। अब देखिए, राजस्व घाटा। अब इसको, इस राजस्व घाटे को कम कैसे करेंगे, तो जितना भी बजट घाटे में से राजस्व व्यय, यानी हमारा जो खर्चा है डेली का, और जो उसको माइनस करेंगे टोटल घाटे में, राजस्व का जो राजस्व व्यय में से इस राजस्व का जो खर्चा है, राजस्व व्यय को घटा, बजट घाटे में से बजट घाटे में क्या करेंगे हम, फॉर्मूला है ये, बेसिकली फॉर्मूला है ये, है ना। राजस्व व्यय में हम क्या माइनस करेंगे,
राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व रेवेन्यू जो रिसिपेंट है प्राप्ति को, उसको जोड़कर हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसको बढ़ाने पर काम करना होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और इसको हम कम करें, इसको कम करें, इसको बढ़ाएं, तो हमारा बजट जो बजट का जो घाटा है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपके पास 100 रुपीज आ रहा है या 10,000 रुपये आ रहा है, तो आप क्या करते हैं बेसिकली, अपने यार 10,000 ही आ रहा है और खर्चे तो मेरे 12,000 हैं, तो अपने खर्चों को आप क्या करते हैं, कम करते हैं। सरकार भी यही करेगी। बात समझ में आई? चलो, लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूं सोनाली जी, मोहित जी। राजकोषीय घाटा क्या है? अब तो देखो, बजट घाटा हो गया, अब राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे, प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए हमें राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाना पड़ता है। अब ये फॉर्मूला अगर आपने रट लिया है तो इसी से ही सब डिराइव्ड हो जाएगा। ड्राइव कैसे हो जाएगा? राजकोषीय घाटा, चलिए ऐसे कर लेते हैं, राजकोषीय घाटा में से घाटा अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, प्राथमिक घाटे में, प्राथमिक घाटे में क्या ऐड करेंगे, ब्याज अदायगी। पलट दिया इसको, इसको इधर ले गए या फिर इसको यहीं छोड़ दिए, इसको हम उधर ले गए, तो प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज अदायगी बराबर इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा। अगर प्राथमिक घाटा निकालना है तो राजकोषीय घाटा में से हम ब्याज अदायगी ये करेंगे। खेला इधर से उधर ही करना और कुछ नहीं करना, तो एक फॉर्मूला रट लो यार। 10th में तो किया ही होगा, 9th में किया ही होगा, 6 7 में भी किया होगा, है ना? बहुत इजी है। तो अब इसका डेफिनेशन भी देख सकते हो आप, ठीक है? अब देख लीजिए, प्राथमिक घाटे को अगर हमको लाना है, अगर कि भैया हमें प्राइमरी जो नुकसान हो रहा है हमारा, उसको राजकोषीय घाटे, सरकार का जितना भी अर्निंग है, तो जितना घाटा हो रहा है उसमें से हमको क्या करना होगा, ब्याज को निकाल देना होगा, ब्याज अदायगी को हटाना होगा, तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो बजट घाटा में से बजट घाटा कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को यहां रटिए। बजट घाटा जो होता है, टोटल आपका मान लीजिए बजट डेफिसिट जो मेजर जा रहा है, टोटल जो आपका आपको जो मिला एक साल में प्राप्त हुआ, सभी लोगों ने दिया, टैक्स दिया, ये दिया, जो भी आया, हर तरीके से पैसा जो आया सरकार को, उसमें से टोटल खर्चा कितना है। कुल प्राप्तियां देखिए, यहां कुल लिखा हुआ, टोटल रिसिपेंट है और टोटल एक्सपेंडिचर है। राजस्व घाटे में क्या होता है, तो राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू में से उसको हम माइनस करेंगे, उस पैसे में से, यानी जितना मान लीजिए कि राजस्व प्राप्तियां हुई हैं 100 रुपए और राजस्व व्यय जो हुआ है वो 120 रुपए हो गया, तो हमको राजकोषीय घाटा कितना हो गया, 20 रुपए। ठीक है? तो राजस्व घाटा के बाद अब आइए राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में जो बजटीय बजटीय घाटा होता है, यानी कि कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। देखिए यही वाला सेम यही फॉर्मूला डाल दिया। इसमें हम ऐड ऑन क्या करेंगे, इसमें बजट घाटे में और क्या ऐड होगा, सरकार का ऋण जो होगा, यानी सरकार ने जो ऋण लिया उसका भाई ब्याज भुगतान भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी ऐड होगा राजकोषीय घाटा में, जबकि बजट घाटा में ऐसा नहीं होता। यही फर्क है बजटीय घाटा में और राजकोषीय घाटा में। तो सरकार की कुछ अन्य लाइबिलिटीज है वो भी आपको राजकोषीय घाटे में आ जाएगी, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल पेंशन देना पड़ रहा है हर बार सरकार को, बहुत ज्यादा, नाम सुना ना, ओपीओआर सुना ना, वन रैंक वन पेंशन वाला, क्यों कर दिया, तो सरकार को ये बहुत ज्यादा पेंशन देना पड़ जा रहा है, पैसा ही तो सेना के लिए मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, लॉजिस्टिक है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? या तो आप ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, या फिर राजकोषीय घाटा में टोटल जो राजस्व प्राप्ति हो रही है,
फिर जो ऋण से जो प्राप्तियां हो रही हैं, फिर जो अन्य प्राप्तियां हो रही हैं, टोटल जितना भी पैसा है उसमें से टोटल खर्चा माइनस कर देंगे सरकार का। बात घुमा फिरा के वही किया, देखिए कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, वही है ना, और क्या है। ये बात सबको समझ में आ गई, जल्दी से बता दो। चलो देखो बीपीएससी अब क्या कर रहा है, ये देखो 20 में पूछ रहा है, 18 में पूछ रहा है, 17, अब ये डेफिनेशन पे जा रहा है। और डेफिनेशन बहुत पहले आईएएस में आया करता था, तो ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? कोई भी रट्टाफिकेशन वाला बच्चा भी आराम से कर ले जाएगा। ठीक है, तो राजस्व घाटे का अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये देखो राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में क्या पढ़ा हमने? राजस्व की प्राप्तियों में से हमें क्या माइनस करना होगा? राजस्व का व्यय, यानी कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। घुमा के क्या कहा गया है इसमें? कहा गया कि ये देखो, ऐसे समझो, जब सरकार को राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, यानी कि टोटल हमको जितना मिलना चाहिए, मान लीजिए कि हमने बजट में अनुमान किया कि गत वर्ष बोल रहा हूं, इस वर्ष हमें मिल जाएगा, भारत सरकार को बजट में 2,000 रुपए की प्राप्ति होगी। ठीक है, 2,000 रुपए मिलेगा। आप इसको लाख में समझ लेना, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि 2,000 रुपए मिलना है, लेकिन खर्चा मेरा 2,200 रुपए हो गया, 220 रुपए हो गया। अनुमान तो इतना किया था कि इतना आ जाएगा, राजस्व आय हमारा इतना होना है, लेकिन खर्चवा तो इतना हो गया ना, तो 220 रुपये फालतू हो गया, घाटा हो गया ना। तो ये राजस्व घाटा है, यानी सरकार आय से ज्यादा उसको खर्चा करना पड़ गया। इसकी पूर्ति, अब ये खर्चा हो गया, अब आप कहोगे सर 2,000 रुपये आना ही था, तो 2,220 कैसे खर्च होगा? तो भाई इस खर्चे को करने के लिए, एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए सरकार को क्या लेना पड़ेगा? लोन। जैसे आपके मम्मी पापा पैसा भेजते हैं, कभी क्या होता है कि पैसे कम पड़ जाते हैं, तो यार दोस्त लोग से लाओ यार, 20,000 लाओ, 50,000 लाओ, आपके जैसे स्टैंडर्ड होगा उस हिसाब से लोगे। हम लोग तो भैया 5-10 रुपए दे दो यार, बहुत हो गया। ये बात समझ आई? तो इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो भी कर्ज लेगी, उसका जो कर्ज ली उसे कोई ये कम घाटे को कंपनसेट करने के लिए ले रही है, कोई फैक्ट्री नहीं लगा रही जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, केवल ऑपरेशनल खर्च के लिए है। तो यानी अब आप देखिए, केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति हो रही है, यानी कि अगर हमको पेंशन देना है तो पेंशन देने से हम उससे ले क्या रहे हैं? सर्विस कुछ ले रहे हैं? काम ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। तो जब काम नहीं ले रहे हैं फिर भी पैसा देना पड़ रहा है, मतलब क्या, कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो हो नहीं रहा है। बात को समझिएगा। अब यहाँ नैतिक में मत चले जाइएगा कि है सर उसने कभी काम तो किया है, एम्प्लॉय तो रहा है, सारी बात है, बट इकोनॉमिक टर्म्स में क्या है, उस कोई भी व्यक्ति को, भाई 60 साल के बाद भी तो लोग जीते हैं ना, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में क्या है, उनका कोई योगदान ही नहीं होता है, माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार, अब 21 है तो 22-23 कर लीजिए, सॉरी 23-24 कर लीजिए। जीडीपी उत्पादन का कितना % आकलन किया गया था? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, अब वापस आइए, राजकोषीय घाटा, फालतू की बात नहीं। राजकोषीय घाटा में क्या होगा? टोटल हमारा जो बजट में कुल प्राप्ति आया और कुल व्यय हुआ, जो पैसा मान लीजिए कि 100 रुपया आया और 190 रुपया खर्च हो गया, ठीक है, चलिए, तो 10 रुपया बचा हमारा यहाँ पे, इसमें जोड़ देंगे। सरकार ने कुछ ऋण लिया है, तो सरकार ने 20 रुपया ऋण भी लिया है, कुछ अनलायबिलिटी है 10 रुपए और है, तो टोटल हो गया 40 रुपए। 40 रुपए का सरकार को, यानी 100 में 140। अब ये देखो, सरकार को नुकसान ही तो हो रहा है ना। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर राजकोषीय राजस्व घाटा को ही राजकोषीय घाटा क्यों ना कह दिया जाए? एक दिमाग में आया होगा अभी।
क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू का मतलब फिक्स हो गया, यहाँ पे राजस्व मिल रहा है, राजस्व की प्राप्ति, रेवेन्यू मिलना है। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और रेवेन्यू में खर्च हो रहा है, केवल रेवेन्यू की बात हो रही है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनलायबिलिटीज भी हैं, गवर्नमेंट ने ऋण भी ले रखा है, वो ऐड होगा राजकोषी में, तो मतलब राजा का कोष। तो राजकोषीय नीति कौन लेके आता है? सरकार लेके आती है। और मौद्रिक नीति आरबीआई। ये बात समझ में आई सोनाली जी एंड विशु जी? अब 23-24 के लिए देख लीजिए, अनुमानित पूछा, ठीक है, फालतू का क्वेश्चन था, नहीं पूछना तो चाहिए था, लेकिन अनुमानित पूछ लिया, ठीक है, अवेयरनेस का क्वेश्चन माना जा सकता है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? प्रभावी 11-12, प्रभावी इफेक्टिव कब से हुआ था राजस्व घाटा? तो देखो, प्रभावी राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं हम लोग? राजस्व घाटा और पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान का जो अंतर है, कुछ हमने अनुदान दिया, अनुदान का मतलब क्या हुआ? सब्सिडी दी। तो राजस्व घाटा भाई, जो हमने अनुदान दिया किसी को, तो वो भी तो उससे कुछ, हालांकि वो क्या है, पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिया गया है। बाद में वो एक दुकान खोली गई है, उससे हम एक एक हमने एक फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दे दी और 5 साल के लिए कहा कि टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो कंपनी भी आ गई, लग भी गया, लेकिन 5 साल बाद मिलेगा पैसा। ठीक है, 11 और 12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मेन पर्पस था कि जो स्ट्रक्चरल राजस्व खाते के जो स्ट्रक्चर और जो इम्बैलेंस है उसको व्यक्त करना था। इसीलिए तो 2012-13 के बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व, ये जो एफआरबीएम वाला जो है, एफआरबीएम एक्ट जो लाया गया कि भैया 4% से ज्यादा ना खर्चा करो, कोई भी राज्य को कहा गया अपना जो है, इससे ज्यादा का अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है फिर। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इस एक्ट के तहत इसको 2012-13 में लाया गया। ये भी याद रखना, एफआरबीएम एक्ट कब लाया गया? एक्ट कब का है? 2003 का। लेकिन इसको ये इस बजट 2013 के बजट से, 12-13 के बजट से इसको सम्मिलित किया गया। एक्ट तो 2003 का ही है। एक एक्ट बनना होता है और एक लागू होना होता है ना। चलिए, तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है, ये कैसे निकालेंगे? जो टोटल राजस्व घाटा हुआ, राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे? राजस्व प्राप्ति में से राजस्व, देखो राजस्व घाटा बोल दिया, चलो रटने के लिए बता दे रहा हूं, अगर कंफ्यूजन है या फिर नहीं रटाई हो रहा, फंस रहे हो, तो इसको इजी सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, एक लाइन की बात, बस एक लाइन में। राजस्व घाटा बोला तो राजस्व ही प्राप्ति होगी और राजस्व का ही व्यय होगा, रेवेन्यू का ही रिसिपेंट है और रेवेन्यू ही एक्सपेंडिचर में जाएगा। बस इतना याद रखना, हो गया, बहुत इजी है। तो राजस्व घाटा में से हम क्या हटाएंगे? माइनस करेंगे, यानी हमारा जो घाटा हुआ उसमें से हम ये माइनस कर देंगे कि अगर हमने किसी को सब्सिडी दी है कि 5 साल बाद पैसा आना है, 5 साल 5 वर्ष बाद मुझे पैसे आने लगेंगे, तो हमको वो पैसा इसमें से डिडक्ट करना होगा कि नहीं। मान लीजिए कि 40 रुपए घाटा हो रहा था, राजस्व घाटा, और हमने 10 रुपए का सब्सिडी दिया है, लेकिन ये 5 साल बाद हम, या 2 साल बाद, 1 साल बाद ये पे बैक करने लगेगा, तो हम ये इसमें ऐड नहीं करेंगे, माइनस कीजिए इसको। तो एक्चुअल घाटा कितना हो गया? 30 हो गया, यानी कि राजस्व घाटा अब हमारा पहले की तुलना में क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि 2 साल बाद वो जनरेट कर रहा है। ये बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताओ। चलिए, अब एक पुराना क्वेश्चन है कि भाई वैट कब लाया गया, तो अब वैट की जगह फिर मॉडरेट लाया गया, अब तो जीएसटी है भाई, है ना, 2015 से। चलिए, बात ही खत्म कीजिए। सेवा कर को कब लाया गया था? सेवा कर सर्विस टैक्स जो है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, 94-95 में इंट्रोड्यूस किया गया था अधिनियम से
उसको एक्ट किया गया और इस संविधान का संशोधन 268A में के तहत इसको शामिल भी किया गया। कब किया गया? 92वां संविधान संशोधन से। वर्तमान में अब ये जो सर्विस टैक्स है वो जीएसटी में शामिल हो गया। पूछ लीजिएगा, फिर भी देख लीजिएगा इसको कौन सा अमेंडमेंट है। बस आज के लिए इतना ही। क्लियर है? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल। और उसका थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दीजिएगा अभी। हाँ, अभी मैं कुछ देर 2 3 या 4 बजे तक लगा दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।